नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। अभी ये जो सीरीज चल रही है वो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चल रही है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है, आपने जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसको परखने के लिए आप इस सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। और रेलवे वालों को तो ध्यान देना ही है। ये हमारी 49 नंबर की सीरीज है जिसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं बिना कोई देरी किए। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बड़ा ही आसान प्रश्न है, तो हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान भारत का लागू हुआ और इसी मौके पर हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। इस दिन हर साल इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया। समझ गए? आगे देखें, संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। किससे? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है और आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो ये समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 में मेंशन है और ये एक फंडामेंटल राइट है जिसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता। अगर कोई वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास वो पावर है कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है? समानता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसके लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2002 में और इसके तहत, इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और कहा गया कि स्टेट क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल तक की है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी सरकार। ठीक। भारतीय संविधान का जनक सिंपल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इनको संविधान का जनक कहा जाता है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से पढ़े लिखे यही थे। समझ रहे हैं? अब मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन 30 से ज्यादा डिग्री थी इनके पास टोटल। समझ रहे हैं? और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, तो उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो आर्टिकल 32 है इसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल या हार्ट बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। ठीक, आर्टिकल 32 को, क्योंकि आर्टिकल 32 ही पावर देता है कि और फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाए। आगे देखें, भारत में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो देखो, इंडिया में जो डीपीएसपी है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? आयरलैंड का संविधान है जिसे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम आयरलैंड के संविधान को। यहां से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है। अब ये जो डीपीएसपी हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं
और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो 36 से लेकर 51 तक हैं, ठीक है। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि इन डीपीएसपी में कही गई बातों को अगर लागू न किया जाए तो हम शिकायत नहीं कर सकते। समझ गए? याद रहेगा? तो आपका आ जाएगा भाग 4 पार्ट 4। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो ध्यान रखेंगे जो संविधान सभा बनी, कैबिनेट मिशन प्लान, संविधान सभा बनी, संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले, अस्थायी अध्यक्ष वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन पूछा क्या है? स्थायी अध्यक्ष। तो 9 दिसंबर को ये बने हैं और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, यानी कि चुनकर स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिया है? इमरजेंसी प्रोविजन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो देखो, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये तीनों आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति के पास पावर होती है, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा राज्य आपातकाल, इसे ही आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है अभी। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, या प्रेसिडेंट रूल, या वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब केवल आपातकालीन प्रावधान की बात हो तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, यानी कि आर्टिकल 352। और जो राज्य आपातकाल है वो आर्टिकल 356 में है, और जो वित्तीय आपातकाल है वो आर्टिकल 360 में है। तो तीनों प्रकार के आपातकाल का जिक्र भारतीय संविधान में है, और इन तीनों प्रकार के आपातकाल को प्रोक्लेम करने की जो पावर है, लगाने की जो शक्ति है, वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये हम प्रेसिडेंट की पावर्स जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। आगे देखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखो, बात आ रही है यहां राज्यसभा की, तो राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं होता, नो टेन्योर। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट होती है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, तो इसका तो कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन इसके जो मेंबर है, टोटल मेंबर का 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इसी बिहाफ पर जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6 इयर्स, 6 साल। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। अब बात आती है, सर इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पहला, लोकसभा प्लस राज्यसभा के
सभी इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित मेंबर, सभी इलेक्टेड मेंबर, और दूसरा सभी राज्यों की विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी इलेक्टेड मेंबर, ये लोग वोट देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए हैं, कितने फंडामेंटल राइट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो देखो भाई, शुरुआत में तो फंडामेंटल राइट की संख्या 7 थी, लेकिन जो आपका 44th अमेंडमेंट हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इसके जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के और लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। जब ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये आर्टिकल 31 में था। तो अभी शुरुआत में 7 थे, लेकिन एक कम हो गया, तो अभी 6 हैं। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू इज रिलेटेड टू समानता। भाई हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत एक ही है, तो यानी कि सब बराबर है। अभी क्या होता था पुराने समय पे, हम पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं, वो कहते थे कि जो ये एक कुछ खास व्यक्ति जो अमीर हैं, उनको एक से ज्यादा वोट करने का भी अधिकार दिया जाए। समझ रहे? प्लूरल वोटिंग। तो वो तो समानता नहीं हुई। समानता क्या है? एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी, बराबर होगी सबके लिए। तो इक्वालिटी हो जाएगा इसका। क्या होगा? इक्वालिटी हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। हालांकि आर्टिकल 2 और 3 में भी बदलाव होते हैं, 2 और 3 आर्टिकल के जरिए जो स्टेट्स के हैं, लेकिन इन 2 और 3 में किए गए बदलाव को 368 में कंसीडर नहीं करते हैं। 368 के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 प्रोसीजर बताता है कि कैसे अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का पहला विधि मंत्री कौन है? पहला लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा डिग्री किसके पास? तो डॉक्टर अंबेडकर के पास। तो वही भारत के पहले कानून मंत्री बने थे चुनाव के बाद। संविधान की प्रस्तावना किसे दर्शाता है? संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो टेक्स्ट है वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसके लिए भैया कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ, और शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और बाद में एक और जोड़ी गई। वो कौन सी? 2002 में, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने रसिया से लिया है, और ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इन्हें लागू किया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, और ये भारतीय संविधान के भाग 4A में आती हैं, 4A। और आर्टिकल कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटी का? 51A। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, अभी शुरुआत में 10 थी। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन।
आगे देखें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आप पता है राष्ट्रपति, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर, मंत्रिपरिषद के कहने पर, और कोई फिक्स कार्यकाल भी नहीं होता गवर्नर का, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है जब तक रहना है। संविधान में संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है? फेडरल सिस्टम जो हमारे संविधान में है, इसका मतलब क्या है? तो दोहरी सरकार की प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार। ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भूलना नहीं है, ये तो पता ही है, दिल्ली में है। इंद्रप्रस्थ के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा आपको। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, इसलिए इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका, क्योंकि 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। समझ आई मेरी बात? राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए धन विधेयक को कौन पारित करता है? राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए धन विधेयक को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा आर्टिकल 109 में कहा गया है कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसीजन लेने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110। ठीक, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद भाई 368 है, क्योंकि इसमें संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताई गई है, इसलिए यह इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। अब कुछ यहां पे ये देख लीजिए आप, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो पार्ट 1 है, ये किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक, इससे रिलेटेड आर्टिकल आपके 1 to 4 है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? इंडिया, दैट इज भारत, विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें देखो, आर्टिकल 1 में कहा गया है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? टेरिटरी, तो सभी स्टेट्स आ जाएंगी भारत की, सभी यूनियन टेरिटरी आ जाएंगी भारत की, और प्लस भविष्य में अगर किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेती है सरकार, तो वो भी इसी में आ जाएगा। आर्टिकल 2 में कहा गया है, बाहर की किसी टेरिटरी को इंडिया में एडमिशन देना, शामिल करना। और आर्टिकल 3 में कहा गया है इंटरनल एडजस्टमेंट, यानी कि भारत के अंदर ही जो स्टेट्स हैं उनका नाम बदलना, बाउंड्री बदलना, बॉर्डर बदलना। ठीक है, किसी का एरिया कम करना, किसी का एरिया बढ़ा देना, तो ये सब किस में आ जाएगा? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि भैया सुनो, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं उन्हें आप आर्टिकल 368 के अंदर बदलाव बिल्कुल मत समझना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये है आपका पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 2 और 3 आर्टिकल में एक बार दोबारा समझा देता हूं। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि मान लो पाकिस्तान के कुछ एरिया को भारत कब्जा कर लेता है, तो वो इंडिया के टेरिटरी में ही आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर के लिए अप्लाई होता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 केवल अंदर के लिए अप्लाई होता है, अंदर में जितनी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन्हीं में फेरबदल करते रहना, बाहर का नहीं। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? तो ये हमारा पार्ट 1 है। वहीं जो पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 2, वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से संबंधित है।
तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 5 से लेकर 11 तक है, और मेन जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में आपको पता ही है, पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और पार्ट 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, और पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। समझ गए? इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।